तो देश का सबसे बड़ा पर्व जो है वो आज मनाया जा रहा है। आज मतदान शुरू हो गया है पहले चरण के लिए। वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और एक बार फिर आपको बता दें 91 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 17वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का जो मतदान है वो जारी है। अंजलि, और लगातार सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आज सुबह 6 बजे से ही आप देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण के लिए 20 राज्यों में वोटिंग, 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है। 91 सीटों पर आज मतदान चल रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। और अभी जो लोग नहीं निकल पाए हैं किसी काम की वजह से या फिर देरी हुई है घर से निकलने में वोटिंग के लिए, वो जरूर वोट करें, क्योंकि निश्चित तौर पर भारतवर्ष लगातार ये संदेश दे रहा है कि भारत का एक भी नागरिक वोटिंग से अछूता नहीं रहना चाहिए जहां जहां चुनाव हो। जी, और इसके अलावा आज कहां नामांकन हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं दोपहर 2 बजे तक मतदान कहां कितना हुआ है। सहारनपुर की बात करें 39%, कैराना 40%, बिजनौर 41%, बागपत में 39% और मुजफ्फरनगर में 40% मतदान जो हुआ है वो देखने को मिला है पहले चरण में दोपहर 2 बजे तक, जो अच्छा संकेत है पहले चरण के हिसाब से। उम्मीद की जा रही है शाम को 5-6 बजे तक, जब तक आखिरी वोट डाला जाएगा, तब तक ये आंकड़ा जो है ये 70% के आसपास हो जाएगा। ये अंजलि, बिल्कुल, और इस आंकड़े को बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। अगर आप मतदान का प्रतिशत अलग अलग राज्यों में जहां जहां वोटिंग इस वक्त चल रही है वहां बढ़ाना चाहते हैं, अंजलि एक बार इस पर भी नजर डालते हैं क्योंकि ये राज्यों को लेकर तस्वीरें आई हैं। चाहिए बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में अब तक 42% मतदान पड़ा है, तेलंगाना में 38%, वहीं नागालैंड की बात करें तो 58%, मिजोरम में भी 44% के आसपास वोटिंग हुई है और मणिपुर में 47%। यानी अभी अगर इन आंकड़ों पर नजर डाले शुभांकर, तो नागालैंड अभी आगे चल रहा है दोपहर 2 बजे के मत प्रतिशत को। हालांकि अंजलि दर्शकों को बता दें कि नागालैंड में केवल 3 बजे तक वोट डाला जाएगा, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। और बाकी जगहों पर देखेंगे, उत्तराखंड जैसी जगहों पर अगर 42% मतदान हो रहा है, इसका मतलब है कि पहाड़ के लोगों में इस बार जोश है। अब ये जोश किसकी तरफ है? हालांकि निर्मला सीतारमण जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो ये भारी वोटर आ रहा है, बढ़कर निकल रहा है, बढ़ चढ़कर वोट दे रहा है, ये उनके पक्ष में है। लेकिन इसको लेकर दोनों तरह की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद हम तमाम मेहमानों के साथ जुड़कर इसी पर चर्चा भी करेंगे कि जो ये बढ़ा हुआ परसेंटेज है, जो बड़ा एक आज मेजॉरिटी में वोटर निकला है, ये किधर जा रहा है, इसके मायने क्या हैं। लेकिन फिलहाल अंजलि, हम चाहते हैं कि एक बार फिर दर्शकों को आप बताएं कितना परसेंटेज कहां गया है। पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है 20 राज्यों में, कुल 91 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। सहारनपुर में अब तक 39% मत प्रतिशत नजर आ रहा है, कैराना में 40%, बिजनौर में 41%, बागपत में 39% और मुजफ्फरनगर 40% में। जी, लगातार हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद रहेगा जो कि पहले चरण में जहां जहां वोटिंग चल रही है उसके सियासी समीकरणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा शुभांकर ने कहा कि ये जो मत का प्रतिशत है वो किस ओर इशारा कर रहा है कि लोग जागरूक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस पर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ मेहमानों का सिलसिला जो है उसको शुरू करते हैं। हमारे साथ विजय हुनकर शास्त्री जी हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में ही इस वक्त जयशंकर गुप्ता जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए बेहतर आप बता सकते हैं। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि जो ये बढ़ा हुआ मैंडेट है या वोट परसेंटेज है ये उनको लेकर है, लेकिन आप कैसे देखते हैं जब 40% से ऊपर परसेंटेज उत्तराखंड में या बाकी सभी जगहों पर 1 बजे 2 बजे के बाद है? नहीं, ये कोई बहुत बड़ा वोट परसेंटेज बढ़ा तो नहीं है मतदान का। इससे पहले तो हमको लगता है कि पिछली बार ज़्यादा ही वोट पड़े थे जी। तो ये हो सकता है कि अभी जब मतदान समाप्त हो तो उस समय वोट परसेंटेज और बढ़ जाएगा, क्योंकि आमतौर पे जब सेकेंड हाफ होता है ना, सेकेंड हाफ में वोटिंग का पैटर्न बढ़ जाता है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद 5 बजे तक जो है, 5 बजे तक अगर मतदान होगा तो। लेकिन नागालैंड में इतना कम क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। अगर 3 बजे तक का अगर ये है जी तो वो कम ही है। दोपहर 1 बजे तक जो वोट परसेंटेज था वो तकरीबन यही था। 1 से 2 के बीच में अब जो आंकड़े आए हैं उसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला हमें। हाँ, तो वो थोड़ा चिंता वाली बात है। शायद लंच टाइम हो इसलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन 3 बजे तक ही होना है। हालांकि नागालैंड में तो वोट अच्छा पड़ता रहा है पहले। लेकिन सर एक बात बताइए, इससे पहले भी कई बार देश में हमारे चुनाव हुए हैं और कई बार चर्चा में आप बैठे होंगे एनालिस्ट के तौर पर और आपने समझाया भी होगा। अभी तक दोपहर 2 बजे तक का जो मत प्रतिशत हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसे देख करके क्या लग रहा है? क्या जागरूकता, उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है या फिर आगे और थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए वो उत्साह देखने के लिए? अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी और आकलन करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से हम दिखाते चले अंजलि, क्योंकि ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया गांधी यहां पर नामांकन भरने आ रही थी। नामांकन आज उन्होंने कर दिया है। आज ये भी 2 अहम खबरें हैं। एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी में नामांकन कर रही थी और दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी कर रही थी। और
सोनिया गांधी जब नामांकन के लिए निकली थी उस वक्त की तस्वीरें हैं। जयशंकर जी, आपने अंजलि ने आपसे एक सवाल पूछा था, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अंजलि के सवाल का जवाब। नहीं, अंजलि ने ठीक सवाल किया है, लेकिन अभी उसका निर्णायक समय है नहीं बात करने का, क्योंकि जब तक पूरे आंकड़े ना आ जाएं तब तक उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक रहा है कि ये दोनों तरह के, मतलब किसी बात को आप पैरामीटर नहीं मान सकते हैं कि अगर मतदान बहुत ज़्यादा हुआ है तो किसके पक्ष में होगा और मतदान कम हुआ तो किसके पक्ष में, ऐसा नहीं है। पहले भी कई बार मतदान जहाँ ज़्यादा हुआ है वहाँ कई बार तो एंटी इनकम्बेंसी आ गई है कि सरकार के खिलाफ जनादेश गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि मतदान बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन जो वर्तमान सरकार थी वही जीत के आ गई। तो ऐसा भी देखने को मिलता रहा, इसलिए इसका कोई अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। ये दो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, सोनिया गांधी के नामांकन की तस्वीर है और गांधी परिवार ने आज हवन पूजन किया है, ये भी हम दिखा रहे हैं। रायबरेली में आज सोनिया गांधी ने नामांकन किया, प्रियंका गांधी, इसके अलावा प्रियंका के बच्चे भी वहां मौजूद थे, राहुल गांधी वहां मौजूद थे। राहुल ने एक बार फिर राफेल को लेकर निशाना साधा। लेकिन मुझे लगता है कि एक और, क्योंकि हमारे साथ पैनल में मौजूद है विजय सोनकर जी। विजय जी, 40% मतदान 1 बजे तक था, उसके बाद 1 या 2% बढ़ा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे और क्या उम्मीद इसमें आपको नजर आ रही है? देखिए, स्वाभाविक है कि पहली बार ऐसे लोग वोट करने गए हैं, कुछ नए मतदाता जिनमें उत्सुकता है, अपेक्षाएं हैं, और वो एक अपने मन में एक स्मृतियां बना करके चल रहे हैं कि उन्हें एक ऐसे देश के निर्माण में भागीदारी का रोल करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि महिलाओं में भी जिस तरह से हमारी सरकार ने डिलीवरी किया है, लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं उन महिलाओं को जो घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, तो उनमें भी उत्साह है। तो उसकी वजह से यह एक स्वाभाविक रूप से टर्नआउट हुआ है। विजय जी, इस वक्त एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गांधी परिवार एक साथ है। अगर आप देख पा रहे हो तो सोनिया गांधी बीच में बैठी हैं, एक तरफ राहुल है, दूसरी तरफ प्रियंका है, और हवन पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या बताया जाए, इस पर क्या कहा जाए, बहुत सारी इस पर टिप्पणियां आप लोगों ने भी कर रखी हैं। विजय जी, ये कहना सही नहीं होगा कि बस भगवान का आसरा है, सीट मिलता है इसलिए दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं और शीर्ष नेता लगे हुए हैं। एक और जहां अमेठी में स्मृति ईरानी भी हवन पूजन करने के बाद नामांकन के लिए निकल पड़ी थी अपने पति के साथ, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन के बाद यहाँ पर सोनिया गांधी भी नामांकन दाखिल करने के पहले अपने पूरे परिवार के साथ भगवान के हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठी हुई हैं कि किसी तरीके से इस बार जीत जाए बस। नहीं, निसंदेह देखिए, अंततोगत्वा लोगों का पूरा भरोसा तो ईश्वर पर ही जाता है, भगवान पर ही जाता है। पर हकीकत यह है कि लेकिन कांग्रेस के ज्यादा डरी हुई है क्या मोदी चेहरा सामने, इसलिए वही मैं कह रहा हूं कि, लेकिन इसके पीछे हकीकत ये है, जो कांग्रेस माने या ना माने, कि वो लोग डरे हैं, उनको हताशा निराशा भी है, जिस तरह से उनको फीडबैक मिल रहा होगा जिससे वो लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो क्षेत्र छोड़ करके भी भाग रहे हैं, कुछ लोग इतना आशंकित है कि कम से कम वो दूसरे जगह जाने। आप कह रहे हैं कि शायद वो डरे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि कोई ना डर है ना बीजेपी के पक्ष में माहौल है, बहुत कुछ उन्होंने कहा है। हालांकि आज बहुत दिनों बाद वो सामने आई। एक बार अंजलि प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है शायद आप सवाल करेंगी तो बेहतर जवाब मिलेगा हमें। तो सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा आपको हम सुनवाते हैं। आज जब नामांकन करने पहुंची, ले लिया, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। Don't forget 2004. IG was invincible, but we won. इस बार फिर कांग्रेस पार्टी मजबूती से जीतेगी, ये बात सोनिया गांधी ने यहां पर कही है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनायक डालमिया जी भी जुड़ गए हैं, तो अब हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार का पैनल है। विनायक डालमिया जी, आज सोनिया गांधी का हमने नामांकन देखा, वहां पर हवन पूजन भी हमने देखा, तमाम चीजें हमने आपको देखी। क्या आपको लग रहा है क्या बदलेगा 2014 से 2019 आते आते कांग्रेस पार्टी के लिए? बहुत कुछ बदल जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत कुछ बदल जाएगा देश के लिए और बहुत कुछ बदलेगा प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए। जैसे सोनिया गांधी जी ने कहा कि 2004 को भूलना नहीं चाहिए, इस बार भी मोदी सरकार और भाजपा जो गलती कर रही है कि ये 2004 को भूल चुकी है। देखिए, इतिहास बार बार रिपीट करता है, अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस बार भी 2019 में भाजपा को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, बहुत बड़ा यू टर्न होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता जान आपको नहीं लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान तो आपके निशाने पर विपक्ष था ही, मतलब बीजेपी और प्रधानमंत्री का चेहरा था ही, जो कि खैर होना ही चाहिए, आप लोग एक दूसरे की एंटी पार्टियां तो ये करेंगे ही, लेकिन जब नामांकन दाखिल करने के लिए भी सोनिया गांधी पहुंच रही हैं, तो उस दौरान आप अपनी योजनाओं का बखान करते, जो आपके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, समर्थकों की भीड़ थी, आप बड़े बड़े झंडे बुलंद कर रहे हैं और उसमें राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पहले आपको अपनी अच्छाइयां बतानी चाहिए बजाय दूसरों की बुराइयां गिनवाने के? वो भी नामांकन दाखिल करने के दौरान जो रोड शो हुआ उसमें हमने ये तस्वीर देखी। अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा है और वाजिब सवाल भी है, पर शायद आपने पढ़ा नहीं, मैं जानता नहीं, क्योंकि आपने या तो हमारा मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। मैनिफेस्टो देखा है सर, आज के रोड शो की बात कर रही हूं मैं, आज के रोड शो की बात कर रही हूं कि आप जानती हैं। आज जो रोड शो में तस्वीर देखने को मिली है उस पर मेरा ये सवाल है। आज के रोड शो में भी हर प्रकार की हर प्रकार की चर्चा होती है, पॉजिटिव चर्चा भी होती है और चर्चा तो खैर हमने सुनी नहीं, लेकिन झंडे जरूर देखे राफेल वाले। कुल मिला के हर चुनाव मेरे को बात मेरी पूरी करने दीजिए। आपने सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूंगा। हर चुनाव विचारधाराओं का युद्ध होता है। इस चुनाव में क्या विचारधारा का युद्ध है, मैं आपको समझा देता हूं। आपने मेरे से सवाल पूछा है, एक तरफ है न्याय की राजनीति और दूसरी तरफ है अन्याय की राजनीति। कांग्रेस कह रही है गरीबी पे वार, भाजपा ने क्या किया है, गरीब पर वार। यही भाजपा और कांग्रेस का अंतर है। राहुल गांधी जी ने बार बार क्या कहा, गरीबी पे वार 72,000। हम बार बार यही कर रहे हैं कि न्याय की राजनीति होनी चाहिए, प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सच्चाई की राजनीति होनी चाहिए। विजय सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय सोनकर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जैसे आप लोग 2003-04 में शाइनिंग इंडिया कह रहे थे, इतिहास वैसे ही दोहरा सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने सुना भी कहा गया, तो आपको क्या लगता है इतिहास दोहराएगा? अगर नहीं दोहराएगा तो 2004 और इसमें क्या ऐसा अंतर है? क्योंकि तब भी आप कॉन्फिडेंट थे, आज भी आप कॉन्फिडेंट हैं, तब भी ऐसा ही प्रचार था, आज भी ऐसा ही है, तब भी नेता थे अटल जी, आज भी बड़े नेता आपके पास हैं। देखिए शुभांकर जी, ये इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट जी, कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, बहुत ओवर हो जाओ, इतना ओवर हो जाओ कि ओवरफ्लो हो जाए। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में अंतर होता है। ठीक है शुभांकर जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो बात कहा है उसी बात का जरा विश्लेषण कर लीजिए। ये चाहते 2004 का दोहराने के लिए, तो 2004 के बाद देश में क्या हुआ है, 2G हुआ है, महा घोटाले हुए हैं। क्या जनता वो चाहेगी? क्या यही कांग्रेस देना चाहती है? लगता है कि 2019 क्या कांग्रेस यही देना चाहती है? बारे में लोग सोच करके वोट करें कि 2004 से 14 के बीच में देश को कांग्रेस ने लूटा, क्या यही देश की जनता दोहराना चाहती है? विजय जी, और रही बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। शास्त्री जी, आपको रफाल का मुद्दा शायद भूल गए हैं, आपको रफाल के मुद्दे के बारे में याद दिलाना पड़ेगा। विनायक जी, उनकी बात पूरी कर लेते हैं। हर बच्चा कह रहा है जिस चीज से आपको शिकायत थी वही काम आप भी मत करिए। चोर है, चोर है। विनायक जी, कश्मीर से कन्याकुमारी में उम्मीद करेंगे उस चीज को आप कम से कम रिपीट मत करें। जवान पर एक ही लफ्ज है, चौकीदार। विनायक जी, चुनावी मंच नहीं है आपका, इसलिए रहने दीजिए ये बयानबाजी। चुनावी मंच नहीं है आपका। और टिप्पणी नहीं की गई, आपको खुद शिकायत थी, उनको भी बात पूरी करने दें। जी बोले। शास्त्री जी को समझाना पड़ रहा है, अंजलि जी समझा करिए, शास्त्री जी को समझाना पड़ रहा है। ठीक है शास्त्री जी, क्योंकि वो वाकिफ नहीं है मुद्दों से। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी अपने कामकाज को लेकर आप कॉन्फिडेंट थे, जैसे कि आप नरेंद्र मोदी सरकार, क्या डिफरेंस है?
क्या बदल गया है अटल बिहारी सरकार में जो कॉन्फिडेंस था और आज की सरकार में कॉन्फिडेंस में, क्या आप रिपीट कर जाएंगे इस बार? नहीं शुभांकर जी, मैं पहले तो इनका अगर इस तरह से डिबेट करना चाहते हैं तो शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं या ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जानते हैं। हेलो, और इस तरह की बदतमीजियां मुझे बर्दाश्त नहीं। आप जवाब दीजिए सर, अगर आप करना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए जी, वही बोले। ठीक है सर, आप जवाब दीजिए सर, आपको कोई नहीं टोकेगा। दिस इज नॉट अ वे एक्चुअली टू स्पीक। आपसे सवाल यही है सर कि अटल बिहारी वाजपेयी में भी आप कॉन्फिडेंस थे, क्या बदला है जो आप रिपीट कर जाएंगे? नहीं, मैंने तो जो ये बहुत सारे प्रश्न किए हैं उसका भी तो उत्तर देना चाहिए। ये किस तरह की भाषा बोल रहे थे, इसी भाषा पर देखिएगा इनको कहां से कहां पब्लिक सब देख रही है सर, और जनता इनको कहां पहुंचा देगी। आज वोटिंग हो रही, पब्लिक सब देख रही है, समझदार पब्लिक है। आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे हैं, आपसे सवाल पूछा गया है कि क्यों आप रिपीट कर जाएंगे जो पहले नहीं कर पाए थे, उसका जवाब दे दीजिए सर। आप आपके पास शुरू होता है। शुभांकर, मैं आपका जब प्रश्न का तो जवाब दूंगा ही, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बड़े सभ्यता के साथ कुछ प्रश्न किए हैं, उसका भी तो जवाब मुझको ठीक है सर, बहुत छोटे छोटे। देखिए, ये जो चौकीदार चोर की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से इन लोगों ने चोरी किया है और चौकीदार को किस तरह से आरोपित कर रहे हैं। चौकीदार पर देश की जनता थोड़ी सी भी अब जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाने की कोशिश किया, विश्वास नहीं किया। देश की जनता जानती है कि चौकीदार इस समय प्योर है और चौकस है। देखिए विजय जी, और चोरों को विजय जी दंड देने के लिए आगे। चर्चा एक सेकेंड, पिछले 6 महीने से आप दोनों लगातार कहते आए हैं, अब तो हमें मीडिया वालों को और जनता को भी जवाब रखने हैं। सवाल जवाब मेरे सवाल का दे दीजिए, बाकी मंच आपको दे रहा हूं। आपके प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का भी जवाब मैं दे रहा। विनायक चुप रहो, आप लोग इस तरह से नहीं बात कर सकते। एक सेकंड सर, सुनिए ना, हम बैठे हुए यहाँ पे ना बारी बारी से सवाल पूछने के लिए, आप लोग एक दूसरे के जवाब में क्यों कूद पड़ रहे हैं? आराम से सुनिए एक दूसरे को। जी देखो अंजलि जी, मैं एक दूसरे में नहीं कूद रहा हूँ। ठीक है, विजय सोनकर पहले बोलेंगे, उसके बाद विनायक जी के पास आएंगे। विजय सोनकर अपनी बात पूरी करिए और विनायक जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। देखिए शुभांकर जी, आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा कि हम क्यों रिपीट करेंगे जी, क्योंकि हमने डिलीवरी किया है। हमने गरीबों को जो उनकी आवश्यकता थी उसको पूरा किया है, और गरीबी का जो हमारे यहाँ रेशियो था 32%, वो घट करके 20% पर आई है। वो शाइनिंग इंडिया जो गरीब था, वो शाइनिंग इंडिया भी तो आप कहते थे आपने किया है डिलीवरी तो आप उस टाइम में दावा कर रहे थे, क्या बदल गया यही हम समझना चाह रहे हैं आपसे। मैं कह रहा हूं ना, 8 करोड़ लोगों के यहाँ शौचालय मिला है, उनका जीवन स्तर बदल गया है जी। ये मामूली चीज कांग्रेसियों के लिए हो सकती है, लेकिन देश की जनता के लिए मामूली चीज नहीं है। ठीक है विजय सोनकर, मेरा एक सवाल है जिस तरह से महिलाओं को घर में आंखें खराब हो जाती थी धुएं से, आपको लगता है 13 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। बीजेपी के लिए हम लोगों के लिए सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए। हम वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस न्याय योजना का जिक्र किया है और 20% देश के गरीबों को सालाना 72,000 देने का जिक्र किया है, आपको लगता है बीजेपी पर भारी पड़ेगी? वो तो बड़ा विचित्र अनुभव मुझको हो रहा है। सर आप मेरा सवाल सुन नहीं रहे हैं, तभी तो जवाब दे पाएंगे। बहरहाल ये चर्चा लगातार, एक मिनट रुक जाइए, चर्चा ये जारी रहेगी। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी एक छोटे से, सर आएंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है। आज पहले फेज के 91 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपको बता दें कि एक तरफ तो लगातार वोट डाले जा रहे हैं, 91 सीटों पर लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ 2 तस्वीरें आज और अहम आई हैं, एक अमेठी से और दूसरी रायबरेली से। रायबरेली की जहां तक बात है, सोनिया गांधी का नामांकन आज हुआ है, राहुल प्रियंका उनके साथ मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात अंजलि अमेठी की करें हम, तो अमेठी में भी आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और वहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ स्मृति ईरानी लगातार मौजूद रही। भीड़ भी नजर आई, एक संदेश देने की कोशिश हुई कि इस बार मैदान में हम टक्कर दे रहे हैं और सीधे राहुल गांधी को टक्कर देंगे। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर वो परसेंटेज। उत्तराखंड में 42% मतदान, तेलंगाना में 38%, नागालैंड 58%, मिजोरम की बात करें तो 44, मणिपुर में 47 और ये पहले चरण में दोपहर 2 बजे तक का ये मतदान है। सहारनपुर अगर बात करें अच्छी सीटों की, यूपी में बड़ी सीटों की, 39%, कैराना 40, बिजनौर 41, बागपत 39 और मुजफ्फरनगर 40% मतदान जो दोपहर 2 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है ये
पूजन की, हवन पूजन की, लेकिन इसके अलावा रायबरेली के अलावा अंजलि जो अमेठी से तस्वीर आई है वो भी बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आज नामांकन पर भी सबकी नजरें हैं। कल राहुल गांधी का नामांकन था, स्मृति ईरानी का, सोनिया गांधी स्वस्थ नहीं है उसके बावजूद चुनाव लड़ रही हैं, ये भी तस्वीरें हैं। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीर, अंजलि दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सोनिया गांधी ने आज नामांकन अपना दाखिल किया रायबरेली में, अपने पूरे परिवार के साथ सबसे पहले पूजा अर्चना की, हवन किया और उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। बड़ा रोड शो भी हुआ, रोड शो की तस्वीरें भी आपने देखी। तो वही अमेठी में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 2014 के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताते हुए राहुल गांधी के सामने उतारा है मैदान में स्मृति ईरानी को। उन्होंने भी रोड शो किया और किस तरीके से हुजूम वहां पर भी उमड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ है। हमारे साथ स्टूडियो में जयशंकर गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा सवाल रहेगा। जयशंकर गुप्ता जी, ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य और यहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, कहा जाता है कि अगर इसे आपने सही ढंग से समझ लिया और यहाँ पर जीत अगर हासिल कर ली अच्छी खासी, तो दिल्ली तक का रास्ता जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है। 8 जो आज सीटें हैं जहाँ पर वोटिंग इस वक्त चल रही है, 8 की 8 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में महागठबंधन हो या कांग्रेस हो, कहां पर इसकी स्थिति आप देखते हैं तमाम चुनाव कैंपेनिंग को देखते हुए? नहीं, चुनाव कैंपेनिंग को देखते हुए तो लड़ाई बहुत ही कांटे की नज़र आ रही है और गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुख्य लड़ाई है। कांग्रेस कुछ एक सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है, हालांकि उसमें बहुत दम नहीं है। सहारनपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद ही ऐसी सीट है जहाँ पे ढंग का त्रिकोणीय संघर्ष भी दिखाई दे। तो मुख्य संघर्ष तो गठबंधन है जो सपा बसपा और आरएलडी का है। आरएलडी का असर जो है यही इन्हीं 8 सीटों में से ही है और तो कहीं खास नहीं है। तो ये गठबंधन है। देखिए मुश्किल क्या है, इन इलाकों में परंपरागत रूप से जाट और मुसलमान एक होते रहे हैं, लेकिन 2014 के पहले जब 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसके बाद जाट और मुसलमानों में दूरियां बढ़ गई थी। तो जाट बड़े पैमाने पर भाजपा के साथ चले गए थे। लेकिन जब ये कैराना का उपचुनाव हुआ तो उसमें जाट और मुसलमान तो एक साथ आए ही आए, दलित भी उनके साथ जुड़ गए, अनुसूचित जाति के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। तो एक तरह का अलग ढंग का बन गया सामाजिक समीकरण बन गया। आप कैराना की बात करें जयशंकर जी, वहां पर 46% वोट बीजेपी को मिले थे, हमें यह भी याद रखना होगा, और वो कहीं ज्यादा है जो 2014 में उन्हें टोटल परसेंटेज ऑफ वोट मिला था। नहीं, आप शुभांकर अगर देखें तो 2014 में जो हुकुम सिंह जी को जितना वोट मिला था उसके मुकाबले उपचुनाव में उनकी पुत्री को कितना वोट मिला, ये बहुत मार्के की बात हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो स्थिति जो है वो उलट पलट हो सकती है? बिल्कुल उलट पलट हो सकती है। शायद ही 1-2 सीटें ऐसी होंगी जहां थोड़ा अलग ढंग का नतीजा देखने को मिल जाए। अन्यथा हमको लग रहा है कि जो ये तो सामाजिक पर आप बाजी जो है वो किसको मारते हुए देखते हैं? गठबंधन को। और दूसरी बात आपने जब चर्चा की थी ये रायबरेली और अमेठी में, तो सोनिया गांधी ने जो पूजा अर्चना की है, मेरे ख्याल से एक मैसेज देने की कोशिश की है। एक तो ये कि उनके हिंदू होने पे, देसी होने पे सवाल उठता रहता है, तो इसलिए उन्होंने पूजा करके अपना दिखाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर भाई हमारे मित्र हैं, उनकी पार्टी ने चूंकि रामलला को छोड़ दिया, अभी तक था कि चुनाव से पहले मंदिर बनेगा, सरकार बाद में बनेगी। क्या ये सवाल हम विनायक डालमिया से कर ले? पाकिस्तान शायद ज्यादा बेहतर मुद्दा है, राष्ट्रवाद ज्यादा बेहतर है उसमें भी, लेकिन इमरान खान ने कह दिया ना कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो ज्यादा सहूलत होगी। साजिश कहा गया है। विनायक डालमिया जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जैसा अंजलि कह रही थी कि भाई यूपी से ही रास्ता निकलता है दिल्ली का, तो आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? पिछली बार 2 सीटें थी, 17 में लड़े तो 7 सीटें आपके पास विधानसभा की रह गई, 5वें नंबर की पार्टी बने आप। अब कहां देख रहे हैं इन चुनावों में आपको, और क्या फैक्टर मानते हैं अगर आपका उद्धार यहां से बेहतर तरीके से होगा तो? विनायक डालमिया जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? फैक्टर तो एक बड़ा सिंपल फैक्टर है कि जनता ने जी मैं सुन पा रहा हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी आप बोलिए, बात पूरी करिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए सर। जी शुभांकर जी, आपने जो सवाल पूछा कि क्या फैक्टर है, जी फैक्टर बड़ा सिंपल है शुभंकर जी, कि जनता ने 2014 में मोदी जी और भाजपा को मौका दिया और 5 साल बाद जनता ने उनको परख के उनको रिपोर्ट कार्ड में बहुत बड़ा फेलियर माना, क्योंकि मोदी जी का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था, ऐसा वादा नहीं था जो उन्होंने पूरा किया। और जनता ने फिर परखा कि इससे जो पूर्व यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें थी वो भाजपा की सरकारों से कहीं गुना बेहतर थी।
क्योंकि कांग्रेस सपने नहीं दिखाती, कांग्रेस जुमले नहीं बोलती, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसलिए जनता ने जान लिया है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं। इन सब झूठों से, इन सब जुमलों से कांग्रेस सरकार बेहतर है। आप कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो पढ़िए। कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो और उन्होंने बता दिया आपको कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। कांग्रेस सरकार ने सोचा है, कांग्रेस सरकार ने कुछ ना कुछ वादा किया है। ठीक है, लगता है मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन मेरा एक सवाल है, चूंकि चर्चा यहाँ पर हुई है, इसलिए वो सवाल मैं पूछ रही हूँ। नहीं अंजलि जी, मैं आवाज नहीं आई आपकी। अंजलि जी, सर ठीक है, फिर से सवाल दोहरा देती हूँ। अंजलि जी क्षमा चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। विनायक डालमिया जी, मेरा सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि पूर्व की सरकार यानी कांग्रेस सरकार बेहतर थी, बीजेपी बस झूठे वादे करती है, तो ये कौन से ग्रुप को आपने पकड़ा, कौन से ग्रुप के पास आप पहुंचे सर्वे के लिए, जिसने आपको ये आश्वस्त किया, जिसने अपनी पीड़ा आपको बताई और कहा कि भाई हमें बीजेपी चाहिए ही नहीं, हमें तो कांग्रेस ही चाहिए? अंजलि जी, अगर आप मैदान में उतरी होंगी, मैं जानता हूं, और आप भी अगर जनता से बात करेंगी, आप महिलाओं से बात करेंगी, आप युवाओं से बात करेंगी, आप दलित और आदिवासी समाज से बात करेंगी, आप छोटे व्यापारी से बात करेंगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पार्टी की हूं नहीं, तो शायद मुझे ऐसा जवाब मिलेगा। विनायक डालमिया जी, देखिए मेरे साथ स्टूडियो में एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जयशंकर गुप्ता जी, और वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी से नाराजगी है वो गठबंधन की तरफ जा सकती है, कांग्रेस की तरफ नहीं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ नहीं, वहां सीधा मुकाबला सर आपका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की परिस्थितियां यूपी से बहुत ज्यादा भिन्न है। जयशंकर जी भी कह रहे हैं कि यहां पर अगर बीजेपी से नाराजगी भी, आपकी बात मान लेते हैं, तो आपको क्यों वोट दिया जाए, क्योंकि महागठबंधन आपके मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है जातीय समीकरणों के हिसाब से। ठीक है, वो उनकी राय हो सकती है, उनकी राय की मैं सम्मान करता हूं, पर मेरा जो मानना है और जो मेरा अनुमान है, मई में मैं आपकी टीवी पे फिर आऊंगा, मई में जब आउटकम आएगा हम चर्चा करेंगे, पर जो मेरा मानना है और जो हमारा अनुमान है कि भाजपा को बहुत बड़ी चोट लगने वाली है, और जनता बहुत ही बड़े नंबर विजय सोनकर शास्त्री साहब देने वाली है, यूपी हो, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं बार बार कि 73 नहीं 74 हो जाएगा, तो क्या वजह है कि 74 हो जाएगा? क्योंकि राम मंदिर तो है नहीं, आर्टिकल 370 आपने हटाया नहीं, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर आपको 74 हो जाएगा? ऊपर से न्याय योजना आप पर लगता है भारी पड़ रही है। ख्वाब देख रहे हैं शुभांकर जी, ख्वाब देख रहे हैं, जैसे 15 जी, सुबह से लगातार नेता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इस एक चिल्ली को बंद कीजिए तो मैं बताऊं। सर देखिए पर्सनल अटैक मत करिए आप लोग, सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं जी, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सर, भाषा की मर्यादा ख्याल रखिए बस। उत्तर प्रदेश में शेख चिल्ली कोई गलत बात नहीं है, ठीक है सर, ये तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है। ठीक है सर, ठीक है। आप अपने लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या? जी जी, नहीं, कोई अपने लिए क्यों करता है? शास्त्री जी, ये तो दूसरों के लिए, ये तो राहुल गांधी के लिए किया जाता है, पी चिदम्बरम के लिए किया जाता है, या विनायक जी के लिए किया जा सकता है। पार्टी के बड़े नेताओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपको बुरा लग जाएगा सर, चर्चा भटक जाएगी सर। सवाल बड़ा सीधा है, मुद्दे पे दावे किए जा रहे हैं कि अब 73 74 या 400 पार, उसका आधार क्या है? क्योंकि राम मंदिर बना नहीं, आर्टिकल 370 हटा नहीं, तो आप आईने में शेख चिल्ली बोल रहे हैं। मेरी पूरी बात करने दीजिए। विनायक जी हमने आपकी तरफ से बोला ना, आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। आप विनायक जी हमने आपकी तरफ से बोला ना, बीच में मत टोकिए। जरा क्या कह रहे हैं विजय सोनकर, सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए, नहीं, उनके मुझे लगता है उनके सामने आईना रखा है, तभी आईने में वो देख के मोहब्बत जता रहे हैं। आईने में कभी जुमलेबाज कह रहे हैं, कभी शेख चिल्ली कह रहे हैं। विजय सोनकर साहब, सवाल फिर वही है, रोजगार को लेकर समस्याएं हैं जो देखा तमाम सर्वों में निकल कर आई है, राम मंदिर बना नहीं, मुद्दा गायब हो गया है, 370 हटा नहीं है, क्या वजह है आपको 5 साल बाद जो आपके नेता 400 पार, या यूपी में 74 की आप लोग बात करते हैं, कहते हैं 73 से 72 नहीं होगा? शुभांकर जी, पहली बात तो ये आप जरा नोट कर ले जी, हमारे घोषणा संकल्प पत्र के पेज नंबर 35 पर राम मंदिर के बारे में है। आपके घोषणा पत्र में 2075 सालों बाद जो लक्ष्य रखे गए हैं उसमें राम मंदिर का नाम नहीं है। आप ही घोषणा पत्र के आखिरी 3 पन्ने में आप भी पढ़ लीजिए सर। मैं आपको बतला रहा हूं कि 35 पेज में कोट कर रहा हूं, आप उसको खोल कर नहीं, उसमें है, लेकिन 75 साल पूरे होने पर जो लक्ष्य रखे गए हैं उसमें से राम मंदिर 370 गायब कर दिया गया है, ये भी वहां पर है सर, वो लक्ष्य में नहीं आपके। 75 साल वो होने दीजिए ना, उसके पहले राम मंदिर बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको जितना बता रहा हूँ, नहीं उसके पहले बन जाएगा। जयशंकर जी, कहाँ हैं आप परेशान हो रहे हैं? नहीं, तो चुनाव से पहले बन रहा था भाई।
जो प्रश्न किया गया तो उसका तो उत्तर मैं दे दूं। तारीख नहीं बताएंगे। जयशंकर जी कुछ मंदिर कहना वहीं चाह रहे हैं। बनाया गया है, ठीक है, मंदिर यहीं कांग्रेस ने जयशंकर जी, नहीं आप मंदिर कुछ कहना बनाया है, चाहेंगे? छोटा ही मंदिर है लेकिन वहाँ मंदिर है, तारीख वहाँ नहीं पूजा बताएंगे। पाठ राम का ही होता है। तारीख नहीं बताएंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि तुमको तारीख- पता ही एक नहीं है मिनट, कि मंदिर आप बन दोनों चुका रुकिए है ना, रुकिए ना, आप दोनों मंदिर सवाल, बन एक चुका सवाल है। है, एक सवाल है और जयशंकर अब गुप्ता जी के भव्य राम पास। मंदिर सुन बनाने लीजिए की जरा। बात है। आएंगे ऑलरेडी आपके पास। मंदिर बन चुका है, जब कहा था उसी समय अरे तो बनाया और लक्ष्य में वही क्यों नहीं रखा बनाया। साहब? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ली जाए, 370 की बात कर ली जाए, राम मंदिर की बात की जाए, 75 साल पूरे होने पर जो आपके उसमें मैनिफेस्टो में लक्ष्य है, उसमें ये सब नहीं है। और ये वो मुद्दे जिनके आधार पर बीजेपी का निर्माण हुआ था। देखिए शुभांकर, पहली बात तो ये कि जिस तरह से आप लोग पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं और उत्तर नहीं है तो इससे गलत मैसेज जा रहा है। जी, आपके पास पूरा वक्त है सर। पहले हाँ तो पूरा वक्त है, नहीं मैं पूरा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 40 सेकंड लूंगा। मैं बहुत ज्यादा ठीक है बोलने सर। का आदी भी नहीं हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पहली उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो आप लोग 200 सीटों से ज्यादा हम लोगों को किसी कीमत पर कहीं नहीं और दे आप रहे चले थे। गए। आपने जवाब देखिए सर, आपने बात नहीं, मैं पलट दी। जवाब दे रहा हूँ जी। अब वो और हम लोगों को मिला 325। जी। आज जो बात ये कांग्रेस के लोग सपने देख रहे हैं या अन्य लोग बोल रहे हैं, हम लोग उसी डिलीवरी पर, वही किए हुए कार्यों पर हम लोग फिर अपनी 300 350 से ऊपर सीटें पा रहे हैं और उत्तर अपनी प्रदेश सरकार बना रहे हैं। में, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने मैसेज दिया था, केंद्र में सरकार है, 73 प्रदेश में बन हमको गई मिलेगा तो सपना उत्तर पूरा हो प्रदेश जाएगा, में मैं दावा रामलला कर रहा विराजमान हूं। हो जाएंगे। ठीक है, और जयशंकर जहां साहब। तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर एक के मिनट बारे सर। में हम लोगों का रुक जाइए, वही विजय स्टैंड सोमनाथ है शास्त्री, मुझे- प्लीज, जो एक मिनट, पहले था और एक है। मिनट, एक मंदिर मिनट। हम बनाएंगे। दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने क्या, रुकिए तो कांग्रेस सही। पार्टी ने तो अपने घोषणा आएंगे पत्र आपके में पास, राम आएंगे, मंदिर एक के मिनट बारे में दीजिए कुछ मुझे। स्पष्ट नहीं किया जयशंकर है। गुप्ता जी, अंजलि, और राम प्रवक्ताओं मंदिर से भारतीय खैर हम ये जनता एक्सपेक्ट पार्टी कर ही नहीं नहीं सकते बनाएगी हैं कि वो तो क्या सवाल का कांग्रेस जवाब सीधे बनाएगी? तौर पर दे दे, लेकिन आप बताइए उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अभी तक रुख साफ नहीं किया है अच्छे अंजलि तरीके जी, से बीजेपी ने। अंजलि आएंगे जी। सर आपके पास, जयशंकर गुप्ता जी को सुन लेते हैं। एक मिनट। विजय शंकर जी, देखिए राम मंदिर पे हम थोड़ी देर में आएंगे। पहली बात यह कि आपके संकल्प पत्र में रोजगार के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आप लोगों कैसी बात कर रहे हैं जयशंकर जी? मैं जयशंकर जी आपको इसी माफ बात का करिएगा, आप जवाब सभी को देना रुकना पड़ रहा है। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, बताइए। आपको बता आप- दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा पर एक बयान दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि मोबाइल कैमरे की लाइट थी। राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला। राहुल के ऊपर ग्रीन लेजर लाइट जो है वो देखी गई थी। कल नामांकन अमेठी में करने पहुंचे थे और उस वक्त ये देखा गया था। और अब इसी मसले पर गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि मोबाइल कैमरे की वो लाइट थी। तो इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ी हुई। अंजलि, बिल्कुल अहम खबर है। कल जिस तरीके से रोड शो में देखने को मिला था कि राहुल गांधी के ऊपर एक ग्रीन लेजर लाइट देखी गई थी, इससे लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे थे, लेकिन आज साफ कर दिया गया है गृह मंत्रालय की ओर से कि दरअसल वो एक ग्रीन लाइट थी, सुरक्षा में किसी तरीके की कमी नहीं थी। कांग्रेस नेता विनायक डालमिया से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। विनायक डालमिया, अब ये पता चल गया है कि कैमरे की लाइट थी, ये सुरक्षा में किसी तरीके की चूक नहीं थी, इससे मुद्दा तो नहीं बनाएंगे आप लोग आगे? अब स्थिति साफ हो गई है गृह मंत्रालय की ओर से। अंजलि जी, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है तो मेरे को इस पे पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं बयान दूंगा। पर हाँ, अगर गृह मंत्रालय ने इस पे सफाई करी है और कुछ इन्वेस्टिगेशन की है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी, तो एक बार मैं फिर गृह दर्शकों को मंत्रालय का बता दें। स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, पर मुझे खुद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी मैं बयान दे पाऊंगा। ठीक है, तो एक बार जी। फिर दर्शकों को बता दें, कल राहुल गांधी अपना नामांकन करने के लिए अमेठी पहुंचे थे और वहां पर ग्रीन लेजर लाइट जो है वो देखी गई थी, जिसके बाद सवाल खड़े हुए थे। हालांकि अब इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। ये स्पष्टीकरण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने उस शिकायत पर यह बयान दिया है कि ये जो मामला है ये चूक हुई थी और यहाँ पर जो लाइट थी वो कैमरे की लाइट थी। ये यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया गया कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई थी, चूक नहीं थी, बल्कि राहुल पर एक ग्रीन लेजर लाइट देखी गई थी। बहरहाल अब एक बार फिर से अपने चर्चा का रुख कर लेते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, बात अधूरी रह गई थी, सर प्लीज पूरी करिए। मैं विजय शंकर से जानना चाहता था कि राम मंदिर के बारे में इतनी बढ़ चढ़ के बातें आप लोग कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर हमारे लिए एक बेरर चेक था, एक बार हमने उसको भुना लिया, बार बार तो नहीं भुनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी ने
मुझे यानी जयशंकर गुप्ता को इंटरव्यू में कहा था, जो इंटरव्यू हिंदुस्तान अखबार में छपा था, कि नदी पार करने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि नदी पार करने के बाद नाव को कंधे पर लेकर चला जाए। और विजय शंकर जी दिसंबर 2000 में चेन्नई में जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद हुई थी, जिसमें चेन्नई घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब भाजपा के नेताओं के एक हाथ में पार्टी का झंडा और दूसरे में एनडीए का एजेंडा होना चाहिए। यानी कि हमको अब राम जन्मभूमि, कॉमन सिविल कोड, 370 इस तरह के विवादित मुद्दों को कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए। और विजय शंकर जी, मैं आपको ये भी बता दूं, आप मेरे ख्याल साथ उसमें रहे कि नहीं रहे, वो चेन्नई घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया था। अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे। जी, आपने जो जिक्र किया है कि कोल्ड स्टोरेज में डालना चाहिए, जी बड़ी विनम्रता से आपके प्रश्न का उत्तर देना दीजिए सर। जयशंकर जी, आप ये बताइए ना, जो आज भले ही जो राम के मंदिर का स्वरूप है, टूटा फूटा दयनीय हालत में, टेंट में ही है, पर वो तो राम मंदिर ही है ना। क्या वहाँ पर राम की ही पूजा होती है या क्या कोई और चीज़ होता है? क्या नमाज होता है वहाँ? तो मंदिर तो बन चुका है, छोटा ही, टूटा फूटा ही, लेकिन भव्य तो फिर रोज रट क्यों लगाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे? आप डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। नहीं, तो छोड़ दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो कांग्रेस के विनायक पूछ रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मंदिर बन चुका है। भव्य राम मंदिर निर्माण वो संविधान के माध्यम से बनेगा या सबकी संस्तुति से बनेगा, लेकिन मंदिर बन चुका है। और जब कहा था उसी समय बनाया, और जहां कहा था वही बनाया गया। आदित्यनाथ की टिप्पणी है, केशव मौर्य की टिप्पणी है, डॉक्टर दिनेश शर्मा की टिप्पणी हो, और लेकिन डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री की टिप्पणी है मंदिर को लेकर। ये डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री की टिप्पणी है। हमने जहां कहा था मंदिर बनाने के लिए वही बनाया, और जब कहा था वही बनाया। ठीक है सर, भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। शोर शराबे के बीच में जो राम मंदिर का मुद्दा ये बहुत ज्यादा अहम है, और इसका यूपी में कितना असर होगा ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो यही समझेंगे कि वोट मांगा था, आप जब कह रहे हैं संविधान के आधार पर, तो क्या इसका असर यूपी में होगा? क्योंकि सियासत जो है यूपी से निकलती है और दिल्ली पहुंचती है। लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव गाजियाबाद से। आप सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने मताधिकार का उपयोग करके भारत को एक राष्ट्रवादी, विकासवादी और एक मजबूत सरकार देने का साझा प्रयास किया होगा। लोकतंत्र में वोटिंग बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर जाएं और अपने साथ औरों को भी लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने, लेकिन हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अगर बात गाजियाबाद की करें तो वहां पर क्या अपडेट है, कितना % वोट हुआ है और क्या कुछ खास सुबह से देखने को मिला आज पहले दिन? देखिए शुभांकर, ये एक हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि इस सरकार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते थे, 56% से ज्यादा उनको वोट हासिल हुए थे, लेकिन उस वक्त मोदी वेव थी। और इस बार ऐसी कोई मोदी वेव देखने को नहीं मिल रही है, और कड़ी टक्कर महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेश बंसल से है, क्योंकि उनके पास सपा, बसपा और आरएलडी का समर्थन है। और तीसरी तरफ डॉली शर्मा, जिनके लिए प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो किया था, हमने देखा था, वो भी यहाँ पर मैदान में मेयर के चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि दूसरे नंबर पर रही थी वो। वीके सिंह से हमने सुबह बात की कि आखिर कौन से मुद्दे होंगे जिनके तहत यहां का वोटर आपको या किसी को वोट देगा, या आपको किस लिए वोट दे। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहां विकास का काम किया है। हालांकि उनके ऊपर ये आरोप भी लगे थे कि सांसद बनने के बाद ज्यादातर अपने क्षेत्र में वो आए नहीं, कुछ लोगों ने बाहरी होने का भी आरोप लगाया था। ये वो बूथ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। गाजियाबाद के सेक्टर 6 का बूथ है, जहां पर सुबह से वोटिंग जारी है। इस वक्त धूप है तो लोग थोड़े कम हो गए, लेकिन सुबह अच्छी भीड़ थी, और हमें जैसा कि उम्मीद है कि जैसे जैसे धूप कम होगी भीड़ बढ़ेगी, यहां पर लोग आएंगे और वोट करेंगे। सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम किए गए। मुद्दों की बात करें तो जैसा कि अभी आप अपने जो खास मेहमानों से चर्चा भी कर रहे थे, यहाँ भी। लेकिन गौरव, एक बात बताइए, आपने कई लोगों से बात की होगी, आज जो वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचे होंगे, कई लोगों से आपने बात की होगी, और कई जगह हम ये सवाल पूछ भी रहे हैं ये जानने के लिए कि जनता का इस बार मूड क्या है। आपने क्या लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस बार जब वो वोट दे रहे हैं तो उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, या फिर अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एक सांसद वो चाहते हैं जो उनके संसदीय क्षेत्र में विकास का काम करे? निर्विवाद तरीके से पीएम मोदी का चेहरा,
निर्विवाद तरीके से। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं कि लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने देख रहे हैं। अगर वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं उसके बाद कैंडिडेट का नंबर आता है। अगर उनकी चॉइस कुछ दूसरी है तो वो उनके पास दूसरे तर्क होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है अंजलि, जिसके नाम पर वो अगर इस चुनाव में अगर उनको जीत हासिल होती है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट पीएम मोदी को ही दिया जाएगा। गौरव, और आपके मैंने इसी लोगों से जवाब बात से की एक कि आपके लिए कौन सा मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि जॉब मुद्दा है, लेकिन गौरव, आपके इसी जवाब से हम सवाल उठाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए शुभांकर, उनसे भी जानकारी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अगर बात बागपती करें तो वहां पर क्या वोट परसेंटेज देखने को मिला, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखकर आज लोग वोट डाल रहे हैं, क्या कुछ सुबह से खास वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 51% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी भी थोड़ी कम है, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 67% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। इस बार 40,000 नए वोटर हैं, नवयुवक हैं जो अपने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग के लिए आए हैं। हालांकि कई जगह ईवीएम भी खराब रही, जिनको ये दावा किया जा रहा है डीएम की तरफ से कि 10 मिनट के अंदर दुरुस्त भी कर दिया गया। अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ अहम मुद्दा विकास का है, टूटी सड़कों का, इसके अलावा गन्ने का जो बकाया अभी बचा हुआ है उसका मुद्दा है। हालांकि सवाल अंजलि ने पूछा था, फिर वही पूछूंगा मैं आपसे, प्रधानमंत्री को दिमाग में रखकर लोग वोट दे रहे हैं या फिर कैंडिडेट को वहां दिमाग में रखकर वोट दिया जा रहा है? वहां पर इन मुद्दों के साथ, जहां पर आप कह रहे हैं सड़कों का मुद्दा, विकास का मुद्दा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा बिल्कुल लोग दिमाग में रखकर वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से बात आएंगे आपके पास, लौटेंगे, एक ब्रेक लेना है हमें, इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको, सॉरी के साथ आपको ये बोलूंगी।